गुड आफ्टरनून। डेट्स अनाउंस्ड। मुझे तो लग रहा है ज़्यादा टाइम मिल गया है ना। मुझे तो लग रहा था कि रिवीजन के लिए सिर्फ एक ही महीने दे पाएंगे, लेकिन अब लगता है कि 2 महीने दे देंगे। ऑलमोस्ट जनवरी एंड, 24 जनवरी है ना। 2 मंथ्स तो काफ़ी होंगे ना। होमवर्क तो कुछ था नहीं ना, आई थिंक। एक्सरसाइज 1 2, नहीं नहीं होमवर्क है, सॉरी। हम्म एक्सरसाइज 2, 16 to 22, एनी डाउट? 16 यार, ये क्वेश्चन बहुत बेकार है। इसका कोई एक पार्ट पूछा है ना, पार्ट 2। ओके, ये वेक्टर का कोई खास है ही नहीं, टोटल कैलकुलेशन प्रॉब्लम है ना। तो P1 P2 P3 लाइज ऑन सर्किल, प्रूव करो P4 भी लाई करेगा। तो यार वेक्टर इक्वेट कर दो। ये रिलेशन n = 2 n = 3 पर वैलिड है। तो इफ आई पुट n = 2, तो यू विल अंडरस्टैंड पोजीशन आई कैप जे कैप इक्वेट कर रहा हूं। हिंट, n को 2 पुट करो तो x1 प्लस x3 बराबर x2, और इसी तरह से ऐसा ही y में रिलेशन। और फिर n को 3 पुट करो, 2 + 4 इज x3। अब हिंट बस इतना है कि आई डायरेक्टली ट्राई ऑब्टेन्ड x3 x4 स्क्वायर y4 स्क्वायर, इसे 1 प्रूव करना है। तो मैंने सिंपली क्या किया, x4 एंड सेम फॉर y, है ना। 9/4 x3 स्क्वायर y3 स्क्वायर, दैट इज 9/4। x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज 1। क्या कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? -2 टाइम्स दैट इज 3 x2 x3 प्लस y2 y3। मेरे ख्याल से ये तुमको मैनिपुलेशन समझ आई, ठीक। अब क्या तुमको, हाँ, फीलिंग आ रहा है कि सर x2 x3 एंड y2 y3 लेट मी ऑब्टेन फ्रॉम हियर ऑल्सो। तो यहां से तुमको थॉट नहीं आया कि सर 2 और 3 को वन साइड कलेक्ट कीजिए? तो क्यों नहीं, दिस इज x1, तो लेट अस स्क्वायर। और इसी तरफ से तो तुम समझ गए कि सर y1 स्क्वायर ऑल्सो। हाँ, मानते हो प्रॉब्लम खत्म? मैंने कहा था ना वेक्टर है ही नहीं इस क्वेश्चन में। आई थिंक प्रॉब्लम डन। इफ यू ऑब्टेन, तो ये एक्सप्रेशन सेम आ रहा है एज दिस, यही आ रहा है, ठीक। मेरे ख्याल से कुछ लोग एग्जाम की डेट पता पड़ने पर टेंशन में आते हैं, और हम लोग एग्जाम की डेट सुनने पर खुश फील करते हैं, है ना, कि सर चलो अच्छा एग्जाम की डेट एग्जैक्टली पता पड़ गई। अब तो नहीं, अब थोड़ा सा पढ़ने में और एक मोटिवेशन रहेगा, वो डेट सामने दिखती रहेगी, नहीं। 17 का सेकंड, ये क्लास में करा दिया यार। तुम शायद क्लास में रहते ही नहीं होगे, है ना। और बताओ, 17 का सेकंड हो गया, आगे बताओ। नेक्स्ट 19 19 19 में तो देखो मैं भी कुछ खास मदद नहीं कर पाऊंगा। जो वो कह रहा है ना, 3 इक्वेशन 3 अननोन,
A1 A2 A3 को नॉन ट्रीट करो, और जैसे ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तुमको अगर वेक्टर से टेंशन हो रही है तो वेक्टर हटा के XYZ डाल देना कि सर B1 B2 B3 मत लिखिए, XYZ लिख लीजिए, ठीक है। और वो A1 A2 A3 मत लिखिए, उसको D1 D2 D3 लिख लीजिए। नाउ ऑब्टेन XYZ इन टर्म्स ऑफ D1 D2 D3, तो डिटर्मिनेंट की मदद से सॉल्व कर लेना। 18th क्वेश्चन तो टफेस्ट क्वेश्चन है ना। पहला वाला पार्ट तो क्लास में थ्योरी पढ़ा रखी है, ठीक है। और रही बात सेकंड पार्ट की, हाँ सेकंड पार्ट में कुछ लोगों को याद है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, ये जो 4 पॉइंट है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या कुछ बात आती तुमको कि सर 4 कोप्लेनर पॉइंट्स की आपने कंडीशन लिखवाई थी, याद करो। 4 points having position vector given will be coplanar if x a y b z c t times d is null vector and x plus y plus z plus t is 0। तो मुझे लगता है वेक्टर ए बी सी डी को पोजीशन वेक्टर बोला गया है, तो सबको वन साइड ले आओ, है ना, इक्वल टू नल वेक्टर लिखो। और अब बोलो कि सर ये तो x वेक्टर है, y वेक्टर b, z वेक्टर c, t वेक्टर d नल वेक्टर लिखा है, तो आपके स्केलर का सम 0 होना पड़ेगा। तो ये जो 4 बॉक्स प्रोडक्ट है ना, उन पे देखना प्लस माइनस क्या रिलेशन आता है, इक्वल टू 0। बाय डूइंग दैट यू विल गेट द आंसर। कुछ नहीं किया मैंने सीधे सीधे रिजल्ट उठाए, जो पढ़ा है ना उसका यूज किया मैंने, ठीक। अप टू 22 एनी अदर? नो, क्विकली 22। 17 का ना मुझसे फर्स्ट होगा ना मुझसे सेकंड होगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चंस मैं नहीं बता पाता हूं। 21 का बी, 21 का ए, 21 का ए तो मुझे ऐसा लग रहा है यही क्वेश्चन क्लास में दे दिया था क्या, है ना। तो कुछ लोग तो जानते हैं कि सर 21 का ए तो ए से क्रॉस करके क्वेश्चन हो जाएगा। सॉल्व फॉर एक्स लास्ट क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने। 21 का बी, दैट ऑल्सो इज इजी। तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि मेरा जो पहला स्टेप होगा 21 के बी में, वो होगा, बताओ भाई, मैं सबसे पहला लाइन 21 के बी में क्या लिखूंगा, मेरी फर्स्ट लाइन क्या होगी? नहीं, मेरी फर्स्ट लाइन पूछा है मैंने, फर्स्ट स्टेप विच आई एम गोइंग टू राइट। तुम हेंस शो दैट पूछ रहे हो मुझसे या कि फाइंड पी पूछ रहे हो? पहले ये बताओ, फाइंड पी पूछ रहे हो? अगर फाइंड पी पूछ रहे हो तो मेरा फर्स्ट स्टेप है क्रॉस प्रोडक्ट, और वो भी बी के साथ। नहीं, क्रॉस ए नहीं करूंगा, क्रॉस बी करूंगा, क्योंकि मुझे पी डॉट बी इंस्पिरेशन है, ठीक। तो गया दिमाग में कि सर क्रॉस विद बी ले लीजिए, तो तुम लोग तो जानते हो कि क्रॉस बी करूंगा तो ओरली दिखेगा कि आएगा पी डॉट बी वेक्टर ए माइनस ए डॉट बी वेक्टर पी। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन अटक रहा है पी डॉट बी के ऊपर, है ना, और वो सी क्रॉस ए, सी क्रॉस बी हो गया, पी डॉट बी सी क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी क्रॉस बी। कुछ लोग समझे मैंने क्या बोल दिया? अब तुम क्वेश्चन में अटके हो ओनली ड्यू टू पी डॉट बी। तो पी डॉट बी के लिए तुम्हारे में से कुछ लोग कहेंगे कि सर ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसका आप डॉट ए से ले लीजिए। तो अगर आप डॉट ए से लेंगे तो पहला टर्म हो गया 0 और आपको पी डॉट बी मिल गया, पी डॉट बी सी डॉट ए बराबर बॉक्स एबीसी। मानते हो? वेक्टर पी सॉल्व हो गया, ठीक। बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है ना, वो बहुत लल्लू था। शो दैट, उसके लिए तो तुमको पी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, उसके लिए तो तुमको लगता नहीं कि सर वो जो आपने बाद में बोला स्टेप उसी से हो गया कि आप तो दोनों साइड डॉट ले लो ए से। तो पी डॉट बी की वैल्यू तुमने मुझे अभी भी बताई ना कि सर पी डॉट बी इंटू सी डॉट ए बराबर बॉक्स एबीसी आ गया।
सोचो मैंने क्या बोला, बाई टेकिंग डॉट विद ए, ये आ गया। तो अब एक काम करो, ये जो पी डॉट बी है ना, इसको पुट करवा दो टू योर एक्सप्रेशन। तो तुम्हारा एक्सप्रेशन देखो क्या बन गया, पी क्रॉस ए। मैं इसका आखिरी पार्ट बता रहा हूं, तो पी क्रॉस ए प्लस पी डॉट बी वेक्टर सी। नाउ पी डॉट बी यू पुट बॉक्स ए बी सी अपॉन सी डॉट ए, है ना, कुछ लोग समझ पा रहे हैं। तो एग्जैक्टली यही जो एक्सप्रेशन लिखा है वो आ गया, एंड दैट इक्वल बी क्रॉस सी। अब मुझे लगता है तुम्हारा सेकंड पार्ट खत्म हो गया। ये क्वांटिटी परपेंडिकुलर टू बी परपेंडिकुलर टू सी है ना, शो दैट इट इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी। अरे ये वेक्टर बी को भी परपेंडिकुलर है, सी को भी है, तो अगर तुम इसका डॉट लोगे बी माइनस सी से तो जीरो आएगा। दिस क्वांटिटी डॉट विद बी जीरो, दिस क्वांटिटी डॉट विद सी जीरो। समझो, बी क्रॉस सी डॉट बी माइनस डॉट सी बोथ जीरो। अरे 22 में बताने लायक है ही नहीं यार, 22 में क्या मदद करूं तुम्हारी। सबको तो पता है मेरा पहला स्टेप क्या होता है ना। मैं वीटीपी से जाता हूं, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि आपने सी से क्रॉस किया होगा, सी क्रॉस वाई, है ना। तो सी क्रॉस वाई चाहो तो खोलते भी जाओ कि सर क्यों समय बर्बाद करते हैं। सी क्रॉस वाई विल बी दिस, ये रहा आपका सी क्रॉस वाई। और पहली टर्म सी क्रॉस एक्स बराबर सी क्रॉस ए। कुछ लोग समझ गए ना मैंने क्या किया, मैंने सी से क्रॉस ले लिया। अब मुझे लगता है कि तुम में से कुछ बता देंगे लोग मुझे कि मैं इस सी क्रॉस एक्स के साथ क्या करने जा रहा हूं। यहां पर सी क्रॉस एक्स लिखना है ना, तो सी क्रॉस एक्स को सेकंड इक्वेशन की मदद से आई एम गोइंग टू राइट बी माइनस वाई। सही बात है ना। तो आई थिंक दिस इज द इक्वेशन। अब तुमको लग नहीं रहा कि सर इस इक्वेशन में सिर्फ आप यहां अटक रहे हो, ठीक। आपका प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ सी डॉट वाई पर अटक रहा है। अगर ये मिल गया तो प्रॉब्लम खत्म। तो एक काम करो, गो टू योर सेकेंड इक्वेशन और उसका सी से डॉट ले लो। तो मेरे ख्याल से दिख रहा है कि सी डॉट वाई बराबर सी डॉट बी आ गया। दिस टर्म इज इक्वल टू सी डॉट बी। मानते हो, वेक्टर वाई इज ऑब्टेन्ड, दिस इज डन। अब मुझे लगता है कि अब मैं वेक्टर एक्स के लिए तुम्हारी मदद ना करूं तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना, क्योंकि सर 24 जनवरी को एग्जाम है ना, हमको खुद को क्वेश्चन करने दीजिए नहीं। तो वेक्टर एक्स तुम्हारे लिए, ठीक। मैंने वाई निकाल दिया, ऑब्टेन एक्स योरसेल्फ नहीं। तो मैं तुम लोग को समय समय पर याद दिलाता रहूंगा ना, 24 तारीख को एग्जाम है। ठीक है, अब नहीं, अब और कुछ बताने लायक नहीं है यार, हो गए जितने बताने थे बताने रहे, है ना। ये मैट्रिक्स जब मैंने पढ़ाई थी उसी वक्त मैंने एक वेक्टर टर्म यूज किया था। तो कुछ लोगों को इस बात का ज्ञान है कि सर ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है ना, ये i-3 के लिखा हुआ है। नहीं, अभी इतना जल्दी क्यों, है ना, अभी इतना जल्दी क्यों भाई, सिलेबस एंड होने दो, तब तक नॉर्मल लाइफ चलने दो, ठीक है। सिलेबस एंड के बाद जब रिवीजन टेस्ट होंगे तब ओनली मेंस पर आएंगे। अभी से क्यों परेशान हो रहे हो, क्योंकि वैसे भी सबको पता है कि मेंस में एडवांस के ही आइडियाज से दिमाग खुलेगा। जो लोग एडवांस के टेस्ट देना बिल्कुल जीरो कर देंगे उनको तकलीफ हो जाएगी कि सर कुछ भी क्वेश्चंस स्पीड से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बिग मिस्टेक है कि केवल और केवल मेंस के पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक। तो तुम्हारे लिए मेरा एक बहुत सिंसियर एडवाइस है, अपनी बुद्धि मत चलाना कि एनटीए के पेपर्स, है ना, दिस इज टोटली अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ मत करना, केवल वही करना जो मैं यहां पर करा रहा हूं, बस वो ही करना,
समझ गए? ओके, लास्ट क्लास में आई थिंक हमने वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करनी सीख ली थी ना। एक इक्वेशन दिया था यार, वो तो तुमसे बन गया ना, अब तो शीट ही पूरी डिस्कस कर दी मैंने, तो फिर वो क्वेश्चन तो तुमसे बन ही गया होगा। बताऊं क्या उसको, क्या जरूरत है? यही तो है क्वेश्चन, x क्रॉस a। यही सेम क्वेश्चन आई थिंक शीट में भी आ गया, x डॉट बी a बराबर c, है ना? हाँ, बहुत इजी है कि सर क्रॉस विद, अभी शीट में था यही क्वेश्चन था, क्रॉस विद बी से करिए, क्रॉस विद बी, तो क्रॉस बी, तो x डॉट बी a, मैंने कहा ना अभी क्वेश्चन शीट में था ये, x डॉट बी a, और तुमने क्रॉस b करवाया ना, तो x डॉट बी a क्रॉस b, कुछ लोग समझेंगे, माइनस क्रॉस b a डॉट b वेक्टर x इज क्रॉस b। सही कर दिया ना मैंने? नाउ आई एम इंटरेस्टेड x डॉट b, तो गो टू दिस एंड टेक डॉट विद a, तो x डॉट b इज c डॉट a अपॉन मॉड a स्क्वायर, तो यहां हटा दो c डॉट a अपॉन मॉड a स्क्वायर, बस इतनी मदद बहुत है। ठीक है, हो गया, वेक्टर x ऑब्टेन्ड। ठीक है ना, हो गया ना रौनक, होमवर्क डन। एक ही क्वेश्चन दिया था, ये रिमेंबर है ना? बताओ भाई रौनक, डिस्कशन कंप्लीट। एक और था, कौन सा था दूसरा? अच्छा, वेक्टर v, सॉल्व फॉर वेक्टर v, हाँ ठीक है। वेक्टर v इन टर्म्स ऑफ a इन टर्म्स ऑफ b एक्सप्रेस करना था। v डॉट a की वैल्यू कितनी थी? 1, है ना? हाँ, एक मिनट देखना दो, v डॉट a कितना था? 0, v डॉट a 0, v डॉट b 1, बॉक्स भी भी, हाँ ठीक है हिमांशु, बिल्कुल सही सॉल्यूशन है। मानते हो? यू कैन नॉट स्टार्ट कि सर वेक्टर v को x वेक्टर a y वेक्टर b मान लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि v a और b कोप्लेनर थोड़ी है। हाँ सही निकाल रहे हो वैल्यू अंशुमन। तो मुझे ऐसा लगता है तुम 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर की मदद लोगे, एंड विच आर दोस 3 वेक्टर्स? और थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या तुम बोलोगे कि सर वो तीनों वेक्टर ए और बी के टर्म्स में होने चाहिए? तो डोंट यू थिंक वन वेक्टर इज ए, वन वेक्टर इज बी एंड वन वेक्टर इज ए क्रॉस बी? ये भी तो ए और बी के टर्म्स में ही है। और मानते हो ये तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर है। दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बी। तो एग्री करते हो ना कि सर जो ए क्रॉस बी है ये ए बी के प्लेन के बाहर है, परपेंडिकुलर है, तो दीज आर नॉन कोप्लेनर। तो आई गेस तुम सभी लोगों ने थ्योरम फॉर स्पेस यूज की है, एक्स वाई जेड। एग्री? बस अब तुम लोग जानते हो कि सर अब इसके आगे तो कुछ क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। एक्स वाई जेड निकाल दीजिए, टेक डॉट विद ए। अच्छा, ए और बी ऑर्थोगोनल भी था, परपेंडिकुलर, तो दिस बिकम एक्स मॉड ए स्क्वायर, दिस इज 0, दिस ऑल्सो इज 0, और मेरे ख्याल से बी डॉट ए भी 0 है। मानते हो एक्स 0 आ गया। नाउ टेकिंग डॉट विद बी, बी डॉट बी देखना 1 दिया हुआ है क्या? 1 दिया हुआ है ना, तो टेकिंग डॉट विद बी 0, ऑर्थोगोनल है, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, वाई मॉड बी स्क्वायर, आई थिंक डॉट विद बी 0, वाई निकल आया 1 अपॉन मॉड बी स्क्वायर,
Now we'll take dot with A cross B vector. V dot A cross B. मान तो बॉक्स BAB की वैल्यू भी 1 दी हुई है. Now taking dot with A cross B, this is 0, this also 0, and your third term become mod A cross B square. इसे तुम चाहो तो थोड़ा इजी करके लिख सकते हो, mod A square mod B square and sin थीटा. मान तो दोनों का एंगल तो 90 है, तो sin पाई बाई 2 विच इज 1. तो दिस इज योर z. बस तो फाइनल आंसर छोड़ दो. v बराबर x0 y 1 अपॉन मॉड b स्क्वायर. वेक्टर b z कमिंग टू बी 1 अपॉन मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर. कहीं मैंने यूनिट वेक्टर तो नहीं दिया था ना? नहीं ना, तो आंसर ऐसे छोड़ दो, वेक्टर a क्रॉस b. बेस वेक्टर शायद तुम सोते रहते होगे, है ना? सी फर्स्ट लेक्चर. बेस वेक्टर किसे कहते हैं? यू विल फाइंड देयर. यूनिट वेक्टर था कि नहीं था? नहीं था. अगर नहीं था तो बस यही आंसर छोड़ दो. मैं देख लेता हूं एक बार, शायद नहीं, यूनिट वेक्टर नहीं लिखा है. बस तो यही आंसर हुआ फाइनल. Okay, I think discussion is now over. ठीक. Let us know about direction angle and direction cosine of a vector. का क्या मतलब है? जो लोग शुरू से वेक्टर्स पढ़ रहे हैं उनको पता है कि फर्स्ट लेक्चर कहां है. ठीक. इज दिस पॉइंट. नाउ किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन एंगल से क्या मतलब है? लिख सकते हो डेफिनेशन. लिखो, मैं बोलता हूं. angles which a vector makes with angle which a vector makes with positive x axis, positive x axis, positive y axis and positive z axis. Angles which a vector makes with positive x axis, positive y axis, positive z axis are called its direction angles. Are called direction angles. Thick of the vector. And their cosines. Cosines का मतलब cos. And their cosines are called direction cosines of the vector. And their cosines are called direction cosines of the vector. Now concentrate. Positive x, positive y, तो यू अंडरस्टैंड कि पॉजिटिव z कहां होगा, है ना? कि सर वो x से y की तरफ फिंगर, तो ये थर्म आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये पॉजिटिव z डायरेक्शन. ठीक. तुम तो जानते हो वेक्टर फ्री होता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, वेक्टर का टेल ओरिजिन पर रख रहा हूं. तो मान लो इफ आई पुट टेल ऑफ वेक्टर एट ओरिजिन,
एंड योर वेक्टर इज, ऐसा फील कर लो कि सर कुछ ऐसा वेक्टर है ना, तो दिस इज वेक्टर v मान लो। तो डेफिनेशन क्या है, वेक्टर पॉजिटिव x से जो एंगल बनाएगा, आई एम कॉलिंग इट अल्फा, इट मेक्स अल्फा विथ पॉजिटिव x, मान लो इट मेक्स विथ पॉजिटिव y बीटा, लेट इट मेक्स विथ पॉजिटिव z एंगल गामा। तो अल्फा बीटा गामा दे आर डायरेक्शन एंगल्स। सही है। और एंगल्स का कॉस, कॉस ऑफ एंगल्स मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये कहलाता है डायरेक्शन कोसाइंस। तो बेसिकली इट इज अ ट्रिपलेट, ठीक है, ऑर्डर में लिखा जाता है ट्रिपलेट, एंगल विद एक्स, पॉजिटिव एक्स का कॉस, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ ट्रिपलेट इज विद वाई, पॉजिटिव वाई, है ना, विद पॉजिटिव जेड, ये कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। अभी कुछ बहुत ही आसान बात करके बता दूंगा, क्योंकि तुम तो जानते हो कि आपको कुछ याद तो होता है नहीं, ठीक है, तो आप कुछ इजी बताओगे जिसमें ज्यादा दिमाग पर जोर ना पड़े, ठीक। अब तुम बात को लॉजिकली भी सोच सकते हो और फॉर्मूला बेस्ड भी सोच सकते हो, है ना। मान लो थोड़ी देर कि मैं वेक्टर बी को कुछ मान रहा हूं कि लेट अस एज्यूम वेक्टर v टू बी v1i, v2j, v3k। तो मैं अगर ट्रिपलेट लिख दूं तो चलेगा ना, v1 v2 v3, है ना। तो मेरे ख्याल से तुम इस बात का समझ गए मतलब कि सर व्हाट इज योर वेक्टर v, है ना, आई अंडरस्टूड, ठीक। अब अगर तुम सोचते हो कि मैं कैलकुलेशन से बात को बताऊं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेक्टर बता पाओगे? तो मुझे लगता है कि यू विल टेल कि सर टेक आई कैप, इस वेक्टर का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ ही तो है। तो अगर आप वेक्टर का एंगल विद पॉजिटिव एक्स लाना चाहते हो, उसकी कॉस वैल्यू, है ना, लेट अस टॉक अबाउट कॉस वैल्यू, तो डॉट प्रोडक्ट मदद कर देगा। v डॉट आई कैप मॉड v मॉड आई कैप, दिस विल गिव यू कॉस अल्फा, ठीक। अब लोग नोटेशंस में क्या कहते हैं, कॉस अल्फा को वी प्रेफर टू कॉल एल कॉस बीटा एम कॉस गामा एन। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, लोग डायरेक्शन कोसाइंस के लिए डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, कि एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन। तो यू कैन सी कि डायरेक्शन कोसाइन डिराइव होने जा रहा है। तो एल की वैल्यू वी वेक्टर ये रहा, ले लो डॉट वी डॉट आई, तो मेरे ख्याल से आंसर इज v1 अपॉन मॉड v, ठीक। अभी बताऊंगा कि क्या याद करना है ना, अभी एक बार ऑब्टेन तो करें। आई गेट एल इक्वल टू, ठीक। सिमिलरली अब तो तुम समझ गए कि सर अब मत समझाओ, m बराबर कॉस बीटा डॉट प्रोडक्ट से आ गया पॉजिटिव y के अलोंग v डॉट j, v2 upon under root, and similarly I obtain n also, ठीक। बस ठीक है। इसी बात को तुम अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाते तो तुम कहते कि सर इतना कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं थी, आप तो सीधा
प्रोजेक्शन से आंसर कर देते कि देखिए ये रहा राइट ट्रायंगल, ये आपका जो कंपोनेंट है ये V1 ही तो होगा। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल इट इज क्लियर कि यार V1 अपॉन मॉड B। ऑब्जर्व कर पा रहे हो, इस राइट ट्रायंगल से डायरेक्ट मत ऑब्जर्व हो रहा है। इसी तरह से परपेंडिकुलर y एक्सिस पर डालिए तो कॉस बीटा आपको इस राइट ट्रायंगल से दिख जाएगा कि दिस कंपोनेंट ये पॉजिटिव होना होगा, नेगेटिव होना होगा, वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक V2 अपॉन मॉड V, सही। तो यू कैन डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ राइट ट्रायंगल ऑल्सो सी, ठीक। अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्या है अबाउट डायरेक्शन कोसाइन, ठीक। तो इफ यू नोटिस केयरफुली, अगर मैं एल एम एन को कंपोनेंट लेके एक वेक्टर बनाऊं, इफ आई टेक अ वेक्टर लाइक दिस एल आई एम जे एन के, ध्यान से देखो इसको, है ना, आई फॉर्म्ड अ वेक्टर हैविंग कंपोनेंट एल एम एन, वो भी ऑर्डर में है ना। तो ये जो वेक्टर है, तो यू विल नोटिस, नहीं कोई प्लस माइनस नहीं, कोई प्लस माइनस नहीं, डायरेक्शन कोसाइन एग्जैक्टली यही होता है, ठीक। जो भी वेक्टर का कंपोनेंट है ना वही डिसाइड करता है, ठीक। तो अगर वेक्टर -2 i कैप है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन -2 अपॉन अंडर रूट आएगा, समझे। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि सर ये जो L है ये तो V का x कंपोनेंट, V डॉट आई इज व्हाट, V का x कंपोनेंट अपॉन मॉड V। इसी तरह से M इज व्हाट, V का V डॉट J मतलब V का y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट अपॉन मॉड V। तो कुछ लोगों को क्लिक किया कि अरे यार ये तो यूनिट वेक्टर है अलोंग वेक्टर V। तो मैं डायरेक्शन कोसाइन के बारे में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बात याद रखता हूं तो वो ये है कि डायरेक्शन कोसाइन इज नथिंग बट टेकिंग देम एज यूनिट एज कंपोनेंट, वेक्टर फॉर्म्ड विल गिव यू यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर V। तो जिस भी वेक्टर का तुमसे डायरेक्शन कोसाइन पूछा जा रहा है उसका जो यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर, उसके जो कंपोनेंट्स है वो ही डायरेक्शन कोसाइंस है। हाँ ठीक है, वी कैप लिख दो यार, एन कैप लिख दिया मैंने, ठीक है, वी कैप, ओके, हैप्पी। रिमेंबर दिस। और जिन लोगों ने ये रट लिया वो एल एम एन की जो वैल्यू है ये सब कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे सर एल एम एन हम खुद ही निकाल लेंगे कि यार वो वेक्टर को जरा यूनिट वेक्टर बनाओ तो जो भी कंपोनेंट है वही एलिमेंट है और क्या, ठीक। और फिर वही हाई फाई बातें कि सर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, तो वो तो 1 होगा ही क्योंकि भाई यूनिट वेक्टर है, तो ये सब तो ट्रू होना ही था, सही है। तो मेरे ख्याल से कीप दिस इन माइंड, फाइन। तो इससे एक तरीके से देखा जाए तो तुम समझ गए कि डायरेक्शन कोसाइन की मुझको सिग्निफिकेंस पता पड़ गई कि वाई डायरेक्शन कोसाइन इज इंट्रोड्यूस्ड, है ना। तो वो तुमको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि सर नाम से ही बता रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन इज यूजफुल टू डिफाइन डायरेक्शन, सही। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन डिफाइन के काम आता है, लॉजिक क्लियर है। डायरेक्शन कोसाइन से यूनिट वेक्टर मिलता है और यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू डिफाइन डायरेक्शन टू द वेक्टर, इजी। टेन सेकेंड्स क्विकली। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट
लाइन, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो फॉर अ लाइन। ठीक, तो अभी हमने बात की थी वेक्टर की, अब हम बात करने जा रहे हैं लाइन की। ठीक, लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है। ठीक, तो यार तुम कॉमन सेंस से बात कर दोगे कि सर डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो तो डायरेक्शन के काम आता है, तो लाइन का डायरेक्शन कौन डिफाइन करता है? सोचो, लाइन का डायरेक्शन कौन डिफाइन करता है? उसका पैरेलल वेक्टर। तो क्या तुमको लगता नहीं कि जो लाइन का पैरेलल वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर विल बी डायरेक्शन कोसाइन? ठीक, समझ के बात को। तो कुछ भी पैरेलल वेक्टर ले लो, लाइन की इक्वेशन चलो मान लो a प्लस लैम्डा बी, ये है लाइन का पैरेलल इक्वेशन। ठीक, तो मानते हो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, है ना? व्हाट विल बी द डायरेक्शन कोसाइन? तो एल एम एन, तुम समझ पा रहे हो कि सर इट इज नथिंग बट बी कैप। सही, अब इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि मैं माइनस बी कैप लिख सकता हूं क्या, है ना? तुम बी कैप लिखो, तुम माइनस बी कैप लिखो, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं कि सर लाइन का पैरेलल वेक्टर ये भी बोला जा सकता है और लाइन का पैरेलल वेक्टर ये भी बोला जा सकता है। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू लाइन, आइदर दिस और दिस। ठीक, लेकिन लाइन तो एक ही हुई ना, इसलिए लोग डायरेक्शन कोसाइन का एक सिंगल आंसर ही लिख के आते हैं, राइट? अननेसेसरीली डोंट आंसर कि सर एक आंसर 1/√3 1/√3 1/√3, फिर एक और आंसर है सर इसका -1/√3 -1/√3 -1/√3। नो नीड। ठीक, कोई एक आंसर लिखना सफिशिएंट है। समझ गए? तो बात क्लियर कि लाइन का डायरेक्शन कोसाइन से क्या मतलब है। ठीक, अब बात करते हैं लाइन के डायरेक्शन रेशियो का क्या मतलब है। ठीक, तो ये बात तो हम कॉमन सेंस से पहले ही जानते थे। डायरेक्शन रेशियो लिखो, डेफिनेशन लिखो, लिखो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन are numbers which are proportional to its direction cosines, are numbers which are proportional to its डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुम बात को फील कर रहे हो कि जो डायरेक्शन रेशियो है वो भी एक ट्रिपलेट होगा। तो इसकी डेफिनेशन को जरा समझते हैं। मान लो मैं डायरेक्शन रेशियो कॉल कर रहा हूं कि सर लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है इज अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, ये डायरेक्शन रेशियो है। ठीक, अब मुझे बताओ डेफिनेशन को समझो। तो डेफिनेशन कह रहा है कि ये नंबर्स प्रोपोर्शनल होंगे टू डायरेक्शन कोसाइन, मतलब अल्फा अपॉन एल बराबर बीटा अपॉन एम बराबर गामा अपॉन एन। ये डेफिनीशन हुई। ठीक, अब अगेन तुम तो जानते हो कि मुझे फॉर्मूले, मुझे मगिंग तो आती ही नहीं है ना,
तो मैं तो बातों को जनरलाइज करने में ज्यादा बिलीव करता हूं। तो यूजिंग 10th क्लास मैथ्स मैंने क्या किया, कहा कि वो 10th क्लास में बताते ना कि जब भी रेशो दिया जाए तो कुछ के मान लिया करो, ठीक है। तो चलो के की बजाय अगर मैं लैम्डा बोल दूं तो तुम बुरा थोड़ी मानोगे, ठीक, कि सर हमने तो रेशो को लैम्डा मान लिया। तो इफ आई कंप्लीट अ वेक्टर विथ डायरेक्शन रेशो एज कंपोनेंट, ठीक, सो इट कम्स आउट लैम्डा LIMJNK। अब मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर ये जो वेक्टर है ये तो लाइन का पैरेलल वेक्टर का यूनिट वेक्टर है ना, ये तो बी कैप है इनटू लैम्डा, और लैम्डा इज एनी स्केलर, कुछ भी स्केलर हो सकता है। तो क्या बात दिमाग में गई कि अरे यार ये तो वेक्टर पैरेलल टू लाइन हो गया, है ना। तो जो डायरेक्शन रेशियो है, क्या तुमको समझ में आ रहा है कि सर डायरेक्शन रेशियो के तो इनफाइनाइट आंसर हो गए। सोचो, अगर मैं कहता हूं कि डायरेक्शन रेशियो इज 1:1:2, ये डायरेक्शन रेशियो है, तो कोई कह सकता है कि यार डायरेक्शन रेशियो -2 -2, -4 भी आंसर होगा, ठीक। लेकिन चिंता मत करो, लोग एक सेट ऑफ आंसर लिखना सफिशिएंट समझते हैं, ठीक है, कि सर अननेसेसरी इनफाइनाइट आंसर मत दीजिए, कोई एक आंसर दे दीजिए, क्योंकि लाइन तो वही डिफाइन होगी ना, एक सिंगल लाइन ही तो मिलेगी आपको, है ना, कोई अलग लाइन तो मिल नहीं जाएगी कि एक डिफरेंट ही डायरेक्शन की नई लाइन आ गई, ठीक। तो मेरे ख्याल से हम लोग को केवल एक सेट आंसर का लिख करके खत्म करते हैं कि लाइन का डायरेक्शन रेशियो आंसर 1:2, ठीक। तो नाउ रटे क्या, डायरेक्शन रेशियो को क्या रटे, तो बहुत सिंपल है। इफ दिस इज डायरेक्शन रेशियो तो आई ओनली रिमेंबर टेकिंग इट एज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक, जो मैं रटता हूं, इट इज वेक्टर पैरेलल टू लाइन, बात खत्म। इसके आगे मुझे कुछ याद नहीं, हो गया, मेरी तरफ से डायरेक्शन रेशियो खत्म, मेरी तरफ से डायरेक्शन कोसाइन खत्म, ठीक। अब तुम मुझसे कुछ भी उल्टे सीधे सवाल पूछते रहो कि सर टेल रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, मैं कहूंगा गधे हो क्या, खुद नहीं बना लोगे, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ठीक। कई लोग समझ रहे कि सर ये तो हम ही को बताना चाहिए, कि आप तो कह दोगे कि अच्छा डायरेक्शन रेशियो ये वेक्टर पैरेलल है, बना दे यूनिट वेक्टर, राइट, ले डायरेक्शन कोसाइन आ गई। तो कुछ बात समझ आई, कुछ फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, कोई फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, बस ये रट लिया ना, बात कंप्लीट हो गई। तो आई ओनली नो 2 फैक्ट्स, एक डायरेक्शन कोसाइन का फैक्ट जानता हूं, वो यूनिट वेक्टर पैरेलल होता है, ठीक, और एक डायरेक्शन रेशियो के बारे में जानता हूं, वो वेक्टर पैरेलल होता है, बस। हाँ, डायरेक्शन कोसाइन खुद भी डायरेक्शन रेशियो है, ठीक। अगर तुम पूछोगे मुझसे कि बताओ डायरेक्शन रेशियो का आंसर 1/√6, 1/√6, 2/√6, क्या ये डायरेक्शन रेशियो है, बिल्कुल है, ट्रू, इसको तुम डायरेक्शन रेशियो बिल्कुल कह सकते हो, सही, समझ गए। तो डायरेक्शन कोसाइन को भी आप डायरेक्शन रेशियो कॉल कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, ठीक, ओके, क्विकली मूव करें भाई। तो आई गेस जैसा नाम रिकमेंड कर रहा है वो नाम के अकॉर्डिंग ही बिहेव कर रहा है कि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन का यूज क्या है, टू डिफाइन डायरेक्शन, दैट्स इट। विद द हेल्प ऑफ देम डायरेक्शन पता पड़ता है, और क्या। ठीक है, लेट्स सी एंगल बिटवीन टू लाइंस whose डायरेक्शन कोसाइंस आर नोन। इतने इजी है कि तुम खुद ही बताओगे। whose डायरेक्शन कोसाइंस आर L1 M1 N1
कॉमा L2 M2 N2। बताओ व्हाट इज गोइंग टू द एंगल बिटवीन देम। तो इमीडिएट आंसर आया कि सर दोनों के पैरेलल वेक्टर का डॉट M1 डॉट M2 अपॉन मॉड M1 मॉड M2, यही होता है ना कॉस थीटा। अब जिसको अकल है क्या वो समझ गया कि सर ये जो यूनिट वेक्टर है यही तो डायरेक्शन कोसाइन है, ये डायरेक्शन कोसाइन है, ये डायरेक्शन कोसाइन है। तो ये तो फॉर्मूला बन गया कि व्हाट इज एंगल बिटवीन देम, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। सोचो इजी। यहीं पर अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ कंडीशन, लाइंस परपेंडिकुलर होगी, लाइंस पैरेलल होगी, है ना, लाइंस को कुछ नेम दे दो यार, L1 एंड L2, ठीक। तो L1 लाइन इज परपेंडिकुलर टू L2, 0। तो बहुत तुम इजी रह सकते हो ना कि सर कुछ भी याद करके नहीं जा रहा, सब कर लूंगा। L1 पैरेलल टू L2, तो दोनों के पैरेलल वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे। और तुमको तो पता है ना कि दो वेक्टर जो आईजेके में दिए जाते हैं वो दोनों आपस में पैरेलल कैसे होते हैं, स्केलर मल्टीपल। और स्केलर मल्टीपल का मतलब हुआ ना कि सर दोनों के आईजेके का रेशियो सेम होगा। बुद्धि लगाओ कि दो वेक्टर स्केलर मल्टीपल कैसे किया जाता है, कंपोनेंट्स का रेशियो सेम। हालांकि तुम इसके आगे भी एक लाइन चाहो तो लिख सकते हो, बाकी नहीं लिखो तो ज्यादा अच्छा है। ये जो रेशियो है ना ये या तो 1 होगा या -1 होगा, क्योंकि वो बेचारा यूनिट वेक्टर है ना। यूनिट वेक्टर के दो ही आंसर बता सकते हो तुम फॉर अ लाइन, या तो बी कैप या -b कैप। तो जो L1 L2, समझ रहे हो ना बात को, ठीक। तो या तो ये रेशियो 1 आने वाला है या -1। तो आप तो खाली रेशियो लिख के खत्म करो बात को। इसी तरह से मुझे बताओ, इफ डायरेक्शन रेशियोज आर नोन, A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। मैंने कहा ना हम कुछ रटेंगे ही नहीं, हटाओ। तो अगर दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो क्या तुम एंगल नहीं बता पाओगे? तुम मुझे बहुत आराम से एंगल बता दोगे कि सर ये आपके पैरेलल वेक्टर हो गए। तो अब की बार आपको मॉड डिवाइड में डालना पड़ेगा, और क्या। तो अब की बार आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा, डॉट प्रोडक्ट। तुम वो पॉजिटिव आंसर देना प्रेफर करते हो ना, अंडर रूट। तो इट इज टू इजी कंसेप्ट, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, टू इजी। यहां भी तुम समझ रहे हो, परपेंडिकुलरिटी, पैरेलल, वही सेम कि सर ये 0 करा दीजिए या फिर रेशियो सेम करा दीजिए, और क्या। फाइव सेकेंड्स मोर। ओके, डन।
करो, बहुत इजी है, सबसे बनना चाहिए। 10 seconds टू कॉपी। बिल्कुल सही रौनक, गुड। आंसर भी निकाल ही दो। आई थिंक प्रॉब्लम कॉपीड, राइट? नहीं, पैरेलल वेक्टर में थोड़ी आंसर रेशियो का 1 या -1 आएगा, ठीक है ना? मेरे ख्याल से तुमको इतनी अकल होनी चाहिए कि सर पैरेलल वेक्टर इनफाइनाइट होते हैं, तो वहां पर रेशियो कंपोनेंट्स का कुछ भी आ सकता है, पाई तक आ सकता है। मालूम है कि दो वेक्टर पैरेलल हैं, तो अगर मैंने दोनों के कंपोनेंट का रेशियो लिया तो संभव है कि पाई इज द रेशियो। ठीक, हाँ सही आंसर, गुड। मुझे लगता है लोगों ने डायरेक्टली सीधा क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया और प्रॉब्लम खत्म, कि सर ये रहा आपका पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन 1, ये रहा पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन 2, तो सीधा क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कीजिए। 1 2 3 -2 1 4, तो 8 - 3 5, 4 + 6 10, -10, 1 + 4 5। मेरे ख्याल से आपको तो यूनिट वेक्टर में इंटरेस्ट है, तो इसका पैरेलल वेक्टर 1 - 2, 1, ये रहा पैरेलल वेक्टर। अब इसी को यूनिट वेक्टर बना के आपका पहला प्रॉब्लम खत्म। और तुम तो जानते हो कि सर एक सेट आंसर का देना अपने आप में सफिशिएंट होता है, कि आंसर टू डायरेक्शन कोसाइन, देयर इज नो नीड टू गिव वन मोर आंसर, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है, इतना आंसर बहुत है। सर इज द राइट आंसर, ओके। बहुत इजी है ना? वेक्टर 3D बिल्कुल स्कोरिंग है। फिर धीरे से तुमको पता पड़ेगा सर मैथ्स स्कोरिंग है ना? वो तो बस कभी कभी हो जाता है कि किसी क्वेश्चन में एकदम से दिमाग नहीं चल पाता है, ठीक। वरना सब्जेक्ट का नेचर तो आसानी है, नहीं? हम्म, करो, कॉपी करो। अरे डायरेक्शन कोसाइन के लिए LMN लेटर ही यूज किया जाता है भाई, स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब थोड़ी कि दोनों के सेम डायरेक्शन कोसाइन हो गए। दो इक्वेशन है,
दो अलग अलग क्वाड्रेटिक है, लेकिन दोनों क्वाड्रेटिक एक्स में ही तो लोग लिख के देते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, क्या वो सेकंड इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होना जरूरी होता है क्या? करो। आई थिंक थोड़ा मैनिपुलेशन प्रॉब्लम है ना, कि सर इक्वेशन में सॉल्व कीजिए। तो आई थिंक तुम लोग समझ सकते हो कि तीन अननोन, तो एक अननोन को कम करके प्रॉब्लम शुरू करते हैं, और क्या। तो मैंने n को एलिमिनेट कर दिया, 2lm 2l माइनस m इंटू n, n को आई पुट, मैंने कहा ना प्योर मैनिपुलेशन कर रहा हूं, नथिंग एल्स। लोग वेरिएबल को कम करके ही तो सॉल्व करना प्रेफर करते हैं। तो इक्वेशन आ गया m स्क्वायर प्लस एल एम माइनस 2l स्क्वायर, है ना। तो कुछ अच्छा फील किया होगा कि सर ये तो क्या कहते हैं, होमोजीनियस। तो सिंगल वेरिएबल l अपॉन m सॉल्व हो गया। तो ये डायरेक्ट कर दो, +2 -1 m प्लस 2l m माइनस l, सही है ना। हाँ, फैक्टर्स। तो आई गेट टू पॉसिबिलिटी। वन पॉसिबिलिटी m इज -2l, ठीक। अगर मैं m इक्वल टू -12, हाँ सही कर रहे हो अंशुमन, ठीक है, लेता हूं, तो यूजिंग दिस रिलेशन सबको एक सिंगल में ही कर दो ना सर, n भी l में ला दीजिए। तो n इज l प्लस m, l प्लस m, l माइनस 2l माइनस l माइनस टाइम्स। यार कैलकुलेशन तुमको समझना पड़ेगा कि हाँ ये आया, ठीक। तुमको लगता नहीं कि सर जो डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो होता है वही तो डायरेक्शन रेशियो होता है। थोड़ा कोशिश करो, मैं क्या कहना चाहता हूं। अननेसेसरी क्यों तुम फॉर्मूले में जाके करना चाहते हो कि सर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में 1 डाल दीजिए। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन अगर मैं इसको रेशियो से कर दूं तो किसी को तकलीफ है कि सर ये जो रेशियो है ये आ रहा है 1 रेशियो -2 रेशियो 1, और ये जो नंबर्स हैं ये नंबर प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट है। समझते हो ना तुम लोग बात को। डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियो यही तो पढ़ी थी। क्या मैंने गलत लिख दिया? ये गलत लिखा है क्या? बताओ बताओ। अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ओके ठीक है ठीक है। -2l आ रहा है। नहीं, मैंने अभी केस 1 मैंने फिनिश कहां किया, अभी मैं इस पॉसिबिलिटी को लेके चल रहा हूं ना। सही है ना, ओके सही है। तो एल एम एन का रेशियो ये दिख रहा है, तो तुम जानते हो ना नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो ये डायरेक्शन रेशियो ही तो हुआ लाइन का। तो इसे यूनिट वेक्टर बना दूं क्या कि सर इन्हीं को यूनिट वेक्टर बना दीजिए, आपका एलिमेंट का आंसर हो गया।
So what is answer to L comma M comma N is 1 by root 6 minus 2 by root 6 1 by root 6। ठीक, तो तुम समझ गए ना कि सर इसके दो आंसर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक आंसर सफिशिएंट है। दिस इज वन लाइन। ठीक, तो देयर आर टू लाइंस ना, तो एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन तो निकल आए। अब मानते हो सेकंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कहां से आएंगे, वो इस पॉसिबिलिटी से आएंगे। तो इफ आई टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी 2, तो यू विल अंडरस्टैंड कि नाउ गो फॉर L इक्वल टू M। नाउ इफ आई टेक L इक्वल टू M, तो N बिकम -2L। तो अब तो तुम समझ रहे हो कि सर मैं क्या करने वाला हूं। मैं फिर से रेशियो की मदद से तुमको आंसर खत्म कर रहा हूं। LMN रेशियो 1:1:2 -2। तो व्हाट इज योर डायरेक्शन कोसाइन इन पॉसिबिलिटी 2? 1 by root 6 1 by root 6 minus 2 by root 6। तो तुम्हारा दोनों लाइन सॉल्व हो गया। दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बोथ द लाइंस आर ऑब्टेन्ड। कई लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ, आ गई। बाकी जिसको कम समझ आई कि सर आपने रेशो से कैसे किया, वो लोग इसकी मदद ले सकते हैं कि सर इन दिस केस आपने तीनों एल में निकाल ही रखे हैं, स्क्वायर का सम कर दीजिए, 1 कर दीजिए, उससे एल आ जाएगा। ठीक, तो यू कैन गो लाइक दैट ऑल्सो। ठीक, अब मेरे ख्याल से इसका एक सेकेंड पार्ट भी तो था, फाइंड। हाँ बिल्कुल ठीक है, करोन। तो आई थिंक एंगल बिटवीन लाइंस कॉस थीटा। तो सीधा करें L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो ये रहे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस। 1 by root 6 1 by root 6 minus 2 by root 6 into 1 by root 6 1 by root 6 minus 2 by root 6। तो तुम जानते हो कि सर वो एक्यूट एंगल निकालने की हैबिट है, तो आई थिंक दिस इज कमिंग टू बी हाफ। अरे लाइंस के बीच का एंगल निकाल रहे हो यार, तो लोग एक्यूट एंगल आंसर करना प्रेफर करते हैं ना। तो तुम 120 भी बोलोगे तो कुछ फर्क थोड़ी है, दो लाइन के बीच का एंगल 120 बोलो या 60 बोलो, एक ही बात है। तो आंसर इज π/3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी। ठीक, तो बिल्कुल बहुत हल्के क्वेश्चन होते हैं ओवर डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। 5 seconds क्विकली। डन। अगला क्विकली। ठीक है कपिल। लगेगा टाइम भाई। ज्योमेट्री के किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन को समझने में समय लगता है। सबसे कम समय लगता है कैलकुलस के क्वेश्चन को समझने में। इवन अलजेब्रा में भी कम समय लगता है समझने में। ट्रिग्नोमेट्री में भी कम समय लगता है। करने में नहीं, समझने में। क्वेश्चन को समझने में।
हाँ ठीक है, कई लोग आंसर बता रहे हैं, नुमेर, चेतन, आर्या। एक बात बताओ शीतन, तुमने अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली? अंशुमन, व्हाट इज अल्फा, बता सकते हो? वैल्यू ऑफ अल्फा कितना है? कॉस अल्फा निकला क्या, कॉस अल्फा? न्यूमेरिकल वैल्यू आई है क्या कपिश? कॉस अल्फा की न्यूमेरिकल वैल्यू, आर यू एबल टू गेट अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा? अगर तुमने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली है ना, तो इसका मतलब तुमने गलत कर दिया है, ठीक है? हाँ वेरी गुड, गुड कपिल। कि सर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की इंडिविजुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं आ रही है, ठीक? तो मेरे ख्याल से सभी लोग यही कह रहे हैं कि सर नहीं आ रही है, वेरी गुड। तो इसका मतलब है तुम लोग की प्रोसेस सही है। तुम तो जानते हो कि सर क्यूब को एज्यूम कर लेना चाहिए, ठीक? तो क्यूब, तुम तो जानते हो हमेशा हम लोग क्यूब बहुत इजी एज्यूम करते हैं। किसी भी लेंथ का क्यूब ले लूं बजाय, हाँ सही कह रहे हो सुजल, मैं लेंथ ए मानने के बजाय, है ना, अगर मैं वन लेंथ मान लूं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। आई एम एज्यूमिंग एज लेंथ टू बी वन, है ना? तुम जानते हो कि सर हमने मोस्टली प्रॉब्लम्स वन लेंथ को लेके किया हुआ है, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है ना? कि सर हमें तो वर्टिसेस ही याद हो गए हैं ऑलमोस्ट, कि क्यूब के वर्टिसेस क्या लेने चाहिए। सही, हाँ ठीक है अंशुम। नाउ इंटरेस्टेड ए लाइन एंड डायगोनल्स ऑफ क्यूब, है ना? तो एनी लाइन, लेट अस टेक एनी लाइन, this is the line, okay? Now let's consider diagonals of cube। तो तुम समझ पा रहे हो कि सर diagonals of cube, this is one diagonal, ऐसे चार डायगोनल होंगे, ठीक? दिस इज वन डायगोनल, तो देर विल बी फोर सच डायगोनल्स। तो मैं एक काम करता हूं, तुमको पैरेलल वेक्टर तो मिल ही रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारे डायगोनल्स के डायरेक्शन रेशियो निकाल रहा हूं, सॉरी कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक? तो एग्री करते हो कि सर ये डायगोनल, ओरिजिन लिखना भूल गया देखो, है ना? सर ये कोऑर्डिनेट 0 0 0, ठीक? तो मानते हो डायरेक्शन रेशियो ऑफ वन डायगोनल इज 1/√3 1/√3 1/√3। डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन बोला था मैंने, रेशियो बोला था। खैर अगर मैंने रेशियो भी बोल दिया हो ना तो गलत नहीं बोला, ठीक? ये डायरेक्शन रेशियो भी आप कॉल कर सकते हो। नाउ दिस डायगोनल, -1/√3 +1/√3 +1/√3, I am writing direction cosines. Now what about this one, this diagonal, 1/√3 -1/√3 1/√3, सही? एंड वन लास्ट डायगोनल ज्वाइनिंग दीज टू, है ना, इज 1/√3 1/√3 -1/√3, अंडरस्टूड?
तो अब तुम समझ गए कि सर जब डायरेक्शन कोसाइन से ही सोच रहे हो आप, तो ये जो लाइन है इसके भी डायरेक्शन कोसाइन कुछ, तो ये तो अननोन लाइन है, एनी वेरिएबल लाइन, तो मैं इसके डायरेक्शन कोसाइन कुछ एल एम एन मान लू, है ना। लाइन आई हैव कंसीडर्ड हैज डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन. नाउ लेट्स डायरेक्टली ऑब्टेन कॉस स्क्वायर अल्फा. तो कॉस अल्फा एंगल बिटवीन लाइन एंड दिस, तो तुम तो जानते हो ना डायरेक्शन कोसाइन L1 L2 M1 M2 N1 N2. तो दिस इक्वल L प्लस M प्लस N अपॉन √3 स्क्वायर. मेरे ख्याल से बात समझ आनी चाहिए, ठीक. बस कंटिन्यू करते जाओ कि सर बीटा एंगल विद दिस माइनस L प्लस M प्लस N √3 स्क्वायर, बी गामा विद दिस L माइनस M प्लस N स्क्वायर एंड डेल्टा अब तो तुम समझ रहे हो कि इफ यू, हाँ बिल्कुल सही है पंकज, सभी का आंसर सही है, राम केविन सभी का आंसर सही है, ठीक है. आदर्श राइट. तो इफ यू ओपन ब्रैकेट तो देख पा रहे हो एल स्क्वायर 4 टाइम्स हो गया, मानते हो एल एम 2 LM माइनस 2 LM माइनस 2 LM प्लस 2 LM, तो दिख रहा है कि सर कैंसिल, LM कैंसिल, L इंटू N कैंसिल, M इंटू N कैंसिल, you only get 4 times L square M square N square upon 3 and you know कि सर L square plus M square plus N square तो 1 है, तो your final answer is 4/3. वेरी इजी था ना, बहुत आसान. तो इतने लल्लू क्वेश्चन आते हैं ओवर डायरेक्शन कोसाइन. ओके, और भी लल्लू क्वेश्चन तुमको टेस्ट वगैरह में देखेंगे, है ना. वेटेज ज्यादा है इसलिए मैंने भी टेस्ट में टॉपिक्स का वेटेज बढ़ा दिया है ना, कि यार जो चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है, अब थोड़ा एग्जाम सर पर है तो इस बात का ध्यान रख के चलेंगे, है ना. अच्छा, डी का शीट अपलोड, ठीक है, कह दूंगा, अभी कहता हूं, है ना. डन. एक्सरसाइज 3 अभी थोड़ी कर सकते हो यार, उसमें वेक्टर, उसमें 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है, तो अभी करने की जरूरत नहीं है. एक्सरसाइज 3 जो होमवर्क मैं देता हूं अभी उसको करते जाओ, ठीक. और अगर तुम्हारे पास कभी समय बच जाया करे कि सर आपका होमवर्क ही नहीं है करने को, तो फिर जो पुराने टॉपिक्स हो चुके हैं जिनकी शीट पूरी डिस्कस हो चुकी है, उनके तुम ब्लैक बुक या पिंक बुक व्हाटएवर यू कैन डू ऑन योर ओन, है ना, कि करना शुरू कर सकते हो. क्योंकि पता ही है कि सर हार्डली 1 मंथ 1.5 मंथ में कोर्स खत्म हो जाएगा. फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप प्रॉब्लम्स ही तो डिस्कस करोगे, है ना. तो तब उन किताबों का समय आएगा करने का, है ना. ओके, चलो थोड़ा सा आइडिया लेते हैं. प्लेन, व्हाट इज अ प्लेन, ठीक. तो तुमको एक फॉर्मल सी डेफिनेशन मैं दे देता हूं, है. प्लेन को कैसे डिफाइन करते हैं, लिखो, डेफिनेशन लिखो, बोलता हूं मैं. प्लेन इज अ सरफेस, plane is a surface such that if I join any 2 points on it, if you join, ठीक है, if we join any 2 points on it by a line segment,
then the entire segment, will lie on it. If we join any 2 points on it by line segment, then the whole segment will lie on it. Easy. तो मेरे ख्याल से बहुत आसान सा मतलब तुमने सुना कि तुम कोई 2 पॉइंट लो लाइंग ऑन प्लेन, है ना, कोई 2 पॉइंट। अब वो कह रहा है कि ये 2 पॉइंट को अगर एक सेगमेंट से ज्वाइन किया जाए तो ये जो पूरा सेगमेंट है, पूरा का पूरा सेगमेंट ये प्लेन में लाई करेगा, उसे हम प्लेन कहते हैं, है ना। तुम सोच सकते हो कि सर आपने कर्व नहीं कहा कि ज्वाइन 2 पॉइंट्स बाय अ कर्व, है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि कर्व प्लेन पर लाई कर जाए, आपने सेगमेंट का पूरा सेगमेंट लाई करेगा। ठीक है, आइडिया समझ पा रहे हो ना कि तो एक सरफेस, ये सरफेस, इसको प्लेन की तरह ट्रीट करो ना यार, राइट। तो अब मेरा इंटरेस्ट है कि जैसे हम लाइन पढ़ के आए हैं उसी तरह से प्लेन, एक यूनिक प्लेन मुझको चाहिए। ठीक है, आई वॉन्ट टू ऑब्टेन अ यूनिक प्लेन। तो व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट, मतलब मुझको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे कि आई एम एबल टू डिफाइन अ प्लेन, यूनिक प्लेन, है ना। तो क्या तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले बात डायरेक्शन की आती है कि सर सबसे पहले प्लेन के डायरेक्शन को फिक्स करते हैं। ठीक, प्लेन के डायरेक्शन को फिक्स करते हैं, राइट। तो प्लेन का डायरेक्शन फिक्स करने के लिए तुम तो समझते हो ना कि सर प्लेन का पैरेलल वेक्टर कभी मत देना मुझे, क्योंकि इस बोर्ड के पैरेलल अलग अलग डायरेक्शन के वेक्टर होते हैं। नहीं कि सर ये देखिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये सब अलग अलग डायरेक्शन के हैं, बट दे आर ऑल पैरेलल टू बोर्ड, है ना। तो कुछ ऐसा दो कि दूसरा डायरेक्शन ना मिल पाए, तो आई थिंक परपेंडिकुलर, है ना। तो परपेंडिकुलर, है ना। सरफेस की थिकनेस समझ रहे हो कि सर प्लेन जो है जिसको आपने कहा कि ये एक सरफेस है, इसकी थिकनेस कितनी सोचेंगे, थिकनेस, तो मेरे ख्याल से तुम इजीली आंसर कर दोगे सर थिकनेस 0, नहीं समझ गए ना मेरी बात को, कोई थिकनेस नहीं। तो अगर मैं तुमको एक वेक्टर दे देता हूं कॉलिंग एन वेक्टर, ध्यान से देखना, ठीक, क्योंकि तुम लोग जानते हो मैं बहुत जल्दी बातों को जनरलाइज कर देता हूं। जैसे स्ट्रेट लाइन में तुमने देखा था ना कि मेरे सारे सवाल पैरेलल वेक्टर और पॉइंट की मदद से होते हैं, तो कुछ ऐसा ही कुछ यहां होने वाला है कि सर आप एक लाइन की बात बताओगे, फिर उसके आगे सब आपके लिए सवाल हो जाएंगे कि अब तुम मेरे को सिचुएशन दो, वी विल सॉल्व प्रॉब्लम्स, राइट। तो आई एम गोइंग टू डू समथिंग सिमिलर, ओके। तो आई थिंक वेक्टर परपेंडिकुलर होने से कि इफ आई नो अ वेक्टर एंड माई प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो डोंट यू थिंक कि सर डायरेक्शन फिक्स हो गया कि सर अब आपका प्लेन ऐसा ही होगा, चाहे आप यहां रख लो, चाहे आप यहां रख लो, चाहे आप यहां रख लो, लेकिन डायरेक्शन आपको समझ में आएगा कि यार एक पर्टिकुलर पैरेलल प्लेन्स बन रहे है ना। डोंट नॉट लाइक दिस कि देखो ये एक प्लेन है, फिर अगली बार तुमने कहा कि सर ऐसा प्लेन नहीं, ये नहीं हो पाएगा, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू दिस, समझे ना बात को। तो ओनली पैरेलल प्लेन्स, कि आपने अगर एन वेक्टर दिया तो मुझको इतना समझ में आ गया कि इनफाइनाइट प्लेन्स आ रहे हैं, लेकिन वो सब एक सेम डायरेक्शन के हैं, दे आर ऑल पैरेलल, ओके, सब पैरेलल है। अब मुझे बताओ, मैंने क्या कहा, मुझको यूनिक आंसर चाहिए, तो 1 आई एम गिवन एन वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, आई एम इंटरेस्टेड इन इट।
अब अगर मैं तुमको कोई एक पॉइंट दे दूं, 1 पॉइंट, P पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर दे दूं, P पोजीशन वेक्टर लाइंग ऑन प्लेन, तो क्या मानते हो कि सर अब यूनिक आंसर आ गया? सोचो इस बारे में यार। पैरेलल प्लेन्स है, पैरेलल प्लेन्स है ना। अब मुझे बताओ, क्या दो पैरेलल प्लेन पर सेम पॉइंट लाई कर सकता है? सेम पॉइंट कैन लाई ऑन टू पैरेलल प्लेन्स? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, है ना। तो ऑल प्लेन्स आर पैरेलल। अभी समझो, अगर नॉन पैरेलल प्लेन होते ना तो सेम पॉइंट लाई कर सकता था कि सर दो नॉन पैरेलल प्लेन्स है तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, तो हो सकता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर है वहीं पर आपका पॉइंट रहा हो। लेकिन अगर ये पैरेलल प्लेन्स है तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो पॉइंट किसी एक पर ही लाई करेगा। ठीक, तो इंफॉर्मेशन आई रिक्वायर टू ऑब्टेन प्लेन इज कि तुम मुझको एक वेक्टर दे दो परपेंडिकुलर टू प्लेन, तुम मुझको एक पॉइंट दे दो लाइंग ऑन प्लेन। दिस इज माई कंप्लीट रिक्वायरमेंट। प्रॉब्लम खत्म। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट lying on plane. Now, with the help of this much information, I will obtain you equation of plane. ठीक, अब जब इक्वेशन की बात आई, ठीक, तो तुम तो जानते हो कि सर इक्वेशन का मतलब होता है लोकस, है ना। तुम तो लोकस से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो, नहीं कि सर आप एक ऐसी इक्वेशन दो जो हर एक पॉइंट जो इस प्लेन पर लाई करे सेटिस्फाई करता हो, है ना। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग लोकस कॉल करते हैं। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट विच एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द सरफेस विल सेटिस्फाई। तो आई एम गोइंग टू कंसीडर ए जनरल पॉइंट, राइट। तो दैट जनरल पॉइंट आई कॉल से वेक्टर आर। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है किसी भी पॉइंट का जो प्लेन का हर पॉइंट को एक्सप्रेस करेगा। ठीक, तो अब तो तुम समझदार हो है कि सर अब तो खत्म हो गई बात, कि अब आप एक काम करो, ज्वाइनिंग देम एक वेक्टर मैंने बनाया, वेक्टर आर माइनस पी। अब तुम इजीली बोल दोगे कि सर दिस वेक्टर इज गोइंग टू बी पैरेलल टू प्लेन, है ना। और अगर ये प्लेन का पैरेलल है तो ये एन वेक्टर का परपेंडिकुलर है, तो टेक इट्स डॉट with n and make it 0. सही। तो your equation of plane comes out like this: r dot n is p dot n is my answer। ठीक, अब मुझे बताओ, क्या तुमको फील हो रहा है कि सर इस इक्वेशन में ओनली वेरिएबल इज r? ये वेरिएबल है, ये एक फिक्स क्वांटिटी है, P भी एक फिक्स क्वांटिटी है ना। तो R डॉट n, अगर ये एक फिक्स है, ये भी एक फिक्स है, तो तुमको लगता नहीं सर ये स्केलर निकल आएगा, है ना। तो उसको मैं थोड़ा कन्वीनियंस के लिए मैं कुछ कॉल कर दिया से D। तो योर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज लाइक दिस इन वेक्टर फॉर्म। जैसे तुम लोग लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में पढ़ते थे ना, a प्लस लैम्डा m, है ना, पैरेलल टू वेक्टर m पासिंग थ्रू पोजीशन वेक्टर a। उसी तरह से प्लेन की इक्वेशन को भी वेक्टर फॉर्म में तुमको कंफर्टेबल होना पड़ेगा कि प्लेन की इक्वेशन इज लाइक दिस। तो ये कहलाता है वेक्टर फॉर्म, प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, तो अब मेरा तुमसे फिर ये एक्सपेक्ट करूंगा मैं कि अगर तुमको कोई प्लेन की इक्वेशन वेक्टर में देता है तो तुमको उस इक्वेशन को देखते ही वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन पहचानना आना चाहिए। ठीक, मतलब इफ आई गिव यू इक्वेशन लाइक दिस, सपोज कि ये आपको एक इक्वेशन दे दी, तो नंबर 1 तुमको पहचानना आना चाहिए कि सर ये प्लेन है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात,
कि यार इक्वेशन को देख के तुम ये आंसर कर पाओ कि दिस इज नथिंग बट अ प्लेन। ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू नो कि इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ। हालांकि इनफाइनाइट होंगे परपेंडिकुलर वेक्टर, क्योंकि यार अगर n वेक्टर परपेंडिकुलर है तो 2n भी परपेंडिकुलर होगा, √3 इंटू n वेक्टर वो भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक। लेकिन तुम जानते हो सर एक वेक्टर बताना बहुत होता है, तो आई गेस फ्रॉम हियर यू मस्ट बी एबल टू से कि i प्लस जे माइनस 3k इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। मेरी बात समझ में आई सबको? ओके, डिटेल्स भेज देना आ रहा है ना। कोई एक आंसर लिख दो यार, बस बहुत है, ओनली वन आंसर इज सफिशिएंट। कंसेप्ट क्लियर? तो इक्वेशन को देख के प्लेन बताना आना चाहिए कि प्लेन की इक्वेशन क्या है, ठीक। अब एक काम करते हैं, है ना, सपोज मैं तुमको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज के फॉर्म में बात कर रहा हूं। तुम्हारा जो n वेक्टर है, मान लो इट इज अल्फा बीटा गामा, मान लो, ठीक। और तुम्हारी जो प्लेन की इक्वेशन आई है कि सर प्लेन की इक्वेशन ऑब्टेन हुई r.n बराबर d, ये तुम्हारा आंसर आया। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो इसे एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करते हैं। तो तुम समझते हो ना कि सर लोकस आने के बाद जब आंसर आ जाता है तो हम लोग आंसर लोकस के प्रॉब्लम एच के में करते थे 2D में, अब ये एच के एल हो गया, 3 पैरामीटर हो गए ना यार। फिर आंसर आने के बाद तुम लोग कहते नहीं हो कि सर बाद में एंड में एक्स वाई जेड रखिए, है ना। तो कोई भी जनरल पॉइंट, प्लेन का कोई भी जनरल पॉइंट को मैं एक्स वाई जेड डिनोट कर दूं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अरे वो 2D में एक्स वाई था, अभी अपन 3D में आ चुके हैं, है ना। तो एक्स वाई जेड, तो मानते हो ये जो इक्वेशन है, जरा r.n करो। r इज व्हाट? r यही तो है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑन प्लेन। तो व्हाट इज r? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अरे समझो यार, मैंने पोजीशन वेक्टर को r कॉल किया था ना, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो डोंट यू थिंक कि सर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज कमिंग लाइक दिस? तो बस मैंने थोड़ा सा तुमको एक्स वाई जेड से भी फैमिलियर कराने की कोशिश की कि प्लेन की इक्वेशन एक्स वाई जेड में लीनियर होती है। दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म बोल सकते हो, जनरल फॉर्म कह सकते हो, ठीक है। तो अगर कभी तुमको प्लेन की इक्वेशन दी जाए 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 13, ध्यान से सुना मेरी बात। तो संभव है कि तुमको इक्वेशन वेक्टर में दिया जाए, संभव है कि तुमको प्लेन की इक्वेशन एक्स वाई जेड में दिया जाए। तो पहली बात तो यह है कि तुम इक्वेशन को पहचान सकते हो कि हाँ सर ये इक्वेशन प्लेन है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, अगर मैंने तुमको इक्वेशन ये दिया तब भी तुमको वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन पहचानना आना चाहिए। तो कोई सोच सकता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन? सोच के बताओ यहां से। तो डोंट यू थिंक कि सर ये 2 - 1 3 ही तो आंसर हुआ, है ना। तो वेक्टर एन, अब यार वेक्टर एन के लिए फीलिंग डेवलप कर लो यार कि वेक्टर एन परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना। सो दैट इज 2i माइनस जे प्लस 3k इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। सही है। अरे इसको वेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो ये r डॉट 2i माइनस जे
प्लस 3k बराबर 13 ही तो बनेगा। सोचो सोचो कि सर यही तो बनेगा, r डॉट वेक्टर बराबर, तो वेक्टर से तो तुम कंफर्टेबल हो ना, r डॉट एन वेक्टर बराबर d। अभी अभी बात की थी है ना प्लेन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, तो चाहे वेक्टर फॉर्म में तुमको इक्वेशन दी जाए, चाहे कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी जाए, यू शुड नो कि इक्वेशन इज अ प्लेन एंड ऑल्सो you must be able to answer vector perpendicular to plane। सही है। यहां तक बात क्लियर। अब जब तुम जनरलाइज कर रहे हो कि सर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ प्लेन, है ना, तुम इस बात को जनरलाइज कर रहे हो ना, तो एक छोटा सा नोट यहां पर और डाल दो कि सच इक्वेशन एक्स वाई जेड में लीनियर प्लेन होता है। तो इसमें एक छोटा सा नोट भी ये डाल देता हूं, एटलीस्ट वन ऑफ अल्फा बीटा गामा इज नॉन जीरो। नॉन जीरो। सोचो एक लीनियर इक्वेशन एक्स वाई जेड में, उसमें कम से कम एक कोएफिशिएंट एक्स का, वाई का या जेड का, कम से कम एक नॉन जीरो होना जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक, करके देख लो कि सर अगर अल्फा बीटा गामा तीनों जीरो हो जाए तो क्या होगा, ट्राई करते हैं। ठीक है, मान ले अल्फा बीटा गामा जीरो है, ठीक, तो जरा डी, अगर डी भी जीरो है, अगर डी जीरो नहीं है, सोचो कि सर क्या आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से जो थोड़ा भी ध्यान देंगे दे विल आंसर कि सर ये जो है ना, ये केस, इसमें तो आपको कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा। देर इज नो पॉइंट विथ सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। देखो ना यार, लेफ्ट हैंड साइड जीरो, राइट हैंड साइड नॉट जीरो, तो ये तो फाई हो गया, फाई। देर इज नो पॉइंट, there is no point in 3 dimension space with satisfy this equation। तो कोई एक्स वाई जेड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। ठीक, अब बात करते हैं इस इक्वेशन की कि अगर ये इक्वेशन में ये कंडीशन ट्रू है, देन तो क्या तुमको लगता नहीं सर एंटायर 3 डायमेंशन स्पेस इज माई आंसर, माई लोकस इज कंप्लीट 3D स्पेस। आप एक्स वाई जेड को आर्बिट्ररी कुछ भी लो, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये जो इक्वेशन है ये क्या आंसर दे गया, 3 डायमेंशन स्पेस। तो मेरी बात का तुमको आंसर मिला ना कि भाई प्लेन तो आंसर नहीं आया। जब मैंने अल्फा बीटा गामा तीनों को जीरो लिया तो आई एम नॉट गेटिंग आंसर ए प्लेन, प्लेन आंसर नहीं आ रहा है। ठीक, 5 सेकेंड्स क्विकली। ठीक है, होमवर्क नहीं बताया कि मैंने रौनक अभी, बताओ भाई आकाश, होमवर्क अभी नहीं बताया, ये बता दिया था। सोचना दो यार, होमवर्क में तो समस्या हो गई। नहीं दे सकता हूं, नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं हुई। आई कैन गिव होमवर्क फ्रॉम एक्सरसाइज 4, है ना। एक्सरसाइज 3 अभी नहीं दूंगा, अभी थोड़ी सी बात और करते हैं इसके बारे में, ठीक है। लेकिन पहले होमवर्क लिख देता हूं ना, तो फिर एंड में जाके बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक्सरसाइज 4 जो क्वेश्चंस मैं बोलूंगा सिर्फ उन्हीं को करके आना, ठीक है। 1 से लेकर, और डिस्कशन कब होगा तुमको मालूम ही है, ऑन थर्सडे, थर्सडे, ठीक है।
तुम जा सकते हो 1 to 13, ठीक, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स तुमको छोड़ने होंगे। 3 डायमेंशन के प्रॉब्लम्स मैं बता देता हूं जो तुम अभी नहीं करोगे। एक्सक्लूड प्रॉब्लम, अरे तुम तो सारे कर सकते हो 1 से 13 तक तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 अभी छोड़ दो, अभी मैं प्लेन के क्वेश्चन नहीं देना चाहता हूं, ठीक है। लीव क्वेश्चन नंबर 12, इसे छोड़ दो, बस बाकी सब ठीक है, बाकी तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक। वेडनेसडे की तो अपनी वो शॉर्ट क्लास होती है, तुमको पता है, जिसमें कि डिस्कशन किसी और ही टॉपिक का दिया है ना। मैंने किसका टॉपिक का दिया था मैंने डिस्कशन, भूल गया मैं, एरिया का दिया था ना, एरिया एक्सरसाइज 1 एंड टेस्ट पेपर, है ना, कुछ लोगों को पता है बात। ओके, अच्छा एक छोटी सी जीके की बात सुनना। अगर मैं इक्वेशन तुमको देता हूं लाइक दिस, 1 मिनट, ठीक, दिस इक्वेशन, तो तुम कंफ्यूज तो नहीं हो कि सर ये इक्वेशन क्या है। सोचने की कोशिश करो, व्हाट विल दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, ठीक। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ये स्ट्रेट लाइन है, एसएल लोनी में पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, अब हम कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि एक्स वाई प्लेन में बताओ ये क्या है, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा है व्हाट इज दिस इक्वेशन इन 3 डायमेंशन स्पेस, तो माय आंसर इज कि प्लेन है, दिस इक्वेशन इज अ प्लेन। इस बात को विजुलाइज करना है, ठीक। ऐसे सोचो कि ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक। एक्चुअली जो जिनको थोड़ा भी इस बात का कंफ्यूजन है कि सर हमने एसएल लोनी में तो इसको लाइन पढ़ा था, तो एक्चुअली इन इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक एजम्पशन था कि व्हाट एवर वी स्टडी दैट इज इन एक्स वाई प्लेन। हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो एक्स वाई प्लेन में पढ़ रहे हैं। कोई सोच सकता है एक्स वाई प्लेन क्या होता है, तो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है z इक्वल टू 0, एनी पॉइंट यू टेक इन एक्स वाई प्लेन। तुमको लगता नहीं सर एक्स वाई प्लेन में कुछ भी पॉइंट लो उसका z कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक। x और y आपको कुछ वैल्यू आएगा रैंडम, बट योर y z कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी 0। एनी पॉइंट विच लाई इन एक्स वाई प्लेन इज गोइंग टू हैव कोऑर्डिनेट लाइक दिस, ठीक। तो एक्चुअली जो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे, है ना, तो ब्रॉड वे में, यार अब टाइम थोड़ा कम बचा और मुझे लग रहा है, चलो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नहीं, लेकिन कल तो वेडनेसडे है, ऑन थर्सडे आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ओनली, ठीक, क्योंकि तुम्हारी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई, तो लेट मी स्टॉप हियर, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम द हियर ओनली, ठीक। चलो भाई, बाय, गुड नाइट, जय हिंद। तो इस पॉइंट को वापस मुझे फिर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक, कोई बात नहीं।